मैं शपथ लेती हूँ विद्यार्थी मेरा धर्म है, मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। राष्ट्र की उन्नति में मैं सदैव तत्पर रहूँगी। अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर व भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण करूँगी। जय हिंद। आज हमारा टॉपिक है चंदा मामा के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत सारे कवियों ने, लेखकों ने इससे बहुत सारे गाने लिखे हैं। एक मुकेश कुमार ने गाना गाया था, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फ़ों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आँखें। हाँ, मतलब गाना पहले देखो, पहले जो गाने लिखे जाते थे प्रकृति पे ही लिखे जाते थे, और आजकल के गाने तो पता ही नहीं चलते हैं क्या गाना है उसमें और क्या उसका लय निकल रहा है, क्या अर्थ निकल रहा है, कुछ नहीं पता चलता है। तो अब कवि लेखक बैठ करके यहाँ कविता और गाना लिख तो देते थे, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि चाँद कैसा है। चाँद के बारे में हम जब बचपन में छोटे होते हैं तो कहते हैं चंदा मामा है, कहते नहीं, चंदा मामा दूर के खीर पकाए। हाँ, तो उसके बाद में जब थोड़ा बड़े हो जाते हैं तो उसका नाम बदल जाता है। अगर स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं फिर जो है साथ में कोई गर्लफ्रेंड बना लेता है तो कहते हैं चाँद ला करके दे दूंगा तुम्हारे लिए। नहीं, सब बदलता रहता है चाँद के बारे में। चाँद बड़ा ही और लेकिन चाँद पे, सूरज पे इतने गाने नहीं बने जितने चाँद पे बने हैं, और जितने चाँद के बारे में उपमाएं दी गई हैं सूरज पे नहीं है। और चाँद, मैंने बताया, चाँद तो अपने पृथ्वी का ही टुकड़ा है, हमारे पृथ्वी का ही टुकड़ा है चाँद ना। इसी से एक बिग स्प्लिट हुआ था, बिग बैंग के बाद में बिग स्प्लिट हुआ था ना, जब पृथ्वी बन गई थी। बिग स्प्लिट मतलब मंगल जितना बड़ा एक टुकड़ा टकराया था पृथ्वी से, और उसके बाद में इससे टूट करके जो है चाँद बन गया था। और उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे वो चक्कर लगाने लगे। हाँ, चाँद देखो राउंड शेप इसलिए हो जाता है क्योंकि ये घूमते घूमते अपने आप ही इसके कोने और सोने सब घिसते रहते तो राउंड शेप हो जाता है। कोई भी चीज़ जब घुमाओगे, आजीवन घूमता रहेगा तो उसका शेप कैसा हो जाएगा? गोलाकार हो जाएगा ना, राउंड हो जाएगा। हाँ, लड्डू हाथ में लेके घुमाते रहो, लड्डू भी खूब गोला हो जाता है। ऐसे ही सारे ऑब्जेक्ट हैं ब्रह्मांड के। तो अब ये चाँद के बारे में जो है बहुत, वैसे चाँद बड़ा बेवफा भी है क्योंकि बहुत सारे इस पे जो है कई, जैसे मुस्लिम त्यौहार हैं चाँद पर ही निर्भर हैं। कैलेंडर जो बनाए गए हैं मुस्लिम्स कैलेंडर चाँद को देख करके ही, इसलिए तुम लोगों में जो त्यौहार होते हैं मोस्टली बदलते रहते हैं, उसका समय बदलता रहता है। मुहर्रम कभी सर्दियों में पड़ेगा और धीरे धीरे करके उसका टाइम बदल जाता है। तो ये चाँद के जो है रिवोल्यूशन पे निर्भर करता है। चाँद जो है लगभग 27.5 दिन में अपने अक्ष पे एक चक्कर लगाता है, लगभग 28 दिन में। वो पृथ्वी का भी 28 दिन में एक चक्कर लगाता है। जैसे हमारी पृथ्वी 24 घंटे में घूम जाती है ना अपने अक्ष पर, 24 घंटे का इसका एक दिन होता है, लेकिन चाँद जो है जितना टाइम उस पृथ्वी का चक्कर लगाने में लगाती है, लगभग 28 दिन, उतना ही टाइम वो लगाती है अपने अक्ष पे घूमने में, घूर्णन करने में। तो उसका एक दिन जो है 28 दिन के बराबर होता है चाँद का। तो उसी के आधार पे जो है जो जितने भी चंद्र दर्शन के आधार पे बनाए जाते हैं पंचांग, तो वो कुछ इसी तरीके से होते हैं। बाकी हाँ, सूर्य दर्शन के आधार पे पंचांग बनाए गए हैं। तो सूर्य का एक नियत समय है, निश्चित है, 365 दिन उसका जो है एक रेवोल्यूशन का होता है। तो इस तरीके से जो है हमारा आज का जो टॉपिक है महासागर में ज्वार भाटा, मोस्टली ज्वार भाटा का हम लोग अध्ययन करेंगे, टाइड्स का अध्ययन करेंगे। टाइड्स क्यों आते हैं, जो है ज्वार भाटा क्यों उत्पन्न होते हैं। हमने लहरों के बारे में अध्ययन किया था, तरंगों के बारे में अध्ययन किया था। समुद्र में, महासागरों में तरंगें उत्पन्न होती हैं। तो ज्वार भाटा भी क्या है, एक तरंग है। लेकिन ये तरंग कैसे उत्पन्न होती है? आकर्षण शक्ति से, चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण शक्ति से उत्पन्न होती है। चंद्रमा, मैंने बताया, हर पृथ्वी पर हर ऑब्जेक्ट, पृथ्वी के ब्रह्मांड पर हर ऑब्जेक्ट जो भी है उसका अपना क्या है, गुरुत्वाकर्षण है। ब्रह्मांड का हर पिंड जो है एक गुरुत्वाकर्षण रखता है। जो जितना ज़्यादा, जिसका घनत्व होगा, जो जितना भारी होगा, उसका गुरुत्वाकर्षण उतना ही ज़्यादा होगा।
लेकिन अब ये निर्भर करता है कि वो उसकी जो दो पिंड हैं, दोनों पिंड के बीच में दूरी कितनी है। जैसे हमारा सूर्य है, सूर्य तो बहुत बड़ा है, पृथ्वी से भी काफ़ी बड़ा है, और चंद्रमा तो एक छोटा सा टुकड़ा है, पृथ्वी से अलग हुआ है, तो चंद्रमा से तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, चंद्रमा से सूर्य तो काफ़ी बड़ा है। तो लगभग 2.6 करोड़ जो है उसका आकार है, इतना बड़ा है। तो इतना बड़ा होते हुए उसका आकार जो है, लेकिन दूरी ज़्यादा है, हमारी पृथ्वी से सूर्य दूर ज़्यादा है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर है। और जो चंद्रमा है वो लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर है। तो कुछ इस तरीके से देखो यहाँ पर हमारे सूर्य देवता है, ये हमारे क्या है? सूर्य है। सूर्य भी हमारी पृथ्वी पर आकर्षण लगाते हैं, ठीक। और यहाँ पर जो है चंद्रमा है, मान लेते हैं यहाँ पर क्या है? चंद्रमा है। और ये हमारा जो है अर्थ है, हमारा प्लेनेट अर्थ है, ब्लू प्लेनेट जिसको कहा गया है, नीला ग्रह अर्थ है। अब ये कितना दूर है? लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। और चंद्रमा कितना है? लगभग 3,84,000 किलोमीटर है, 3,84,000 किलोमीटर है, ठीक, 15 करोड़ किलोमीटर है। अब लेकिन ये छोटा है, ये छोटा है और ये काफ़ी बड़ा है। लेकिन ये दूरी के कारण, ज़्यादा दूरी के कारण, पृथ्वी से ज़्यादा दूरी के कारण इसका उतना ज़्यादा आकर्षण पृथ्वी पर नहीं आ पाता है, इसका उतना ज़्यादा आकर्षण नहीं आ पाता है। लेकिन आपने देखा होगा बुध है, शुक्र ग्रह है, ये सब क्या है? सूर्य के नज़दीक हैं। तभी तो बुध कैसा है? वीरान है, बुध के पास कुछ है नहीं, वायुमंडल भी नहीं है। किसने खा लिया? सूर्य ने खा लिया। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से उसका वायुमंडल ही खत्म हो गया, खींच करके अपनी तरफ ले लिया। तो पृथ्वी एक ऐसी सिचुएशन में है, ऐसी स्थिति में है, सूर्य से इतनी दूरी पे है कि सूर्य चाह कर भी पृथ्वी के वायुमंडल को अपनी तरफ खींच नहीं पाती है, नहीं तो इसका बहुत ज़्यादा आकर्षण है। लेकिन चंद्रमा बेचारा जो है खींचने का प्रयास करता है, लेकिन जन्म किसने दिया है? पृथ्वी ने ही तो जन्म दिया है। तुम कितना भी खींचोगे लेकिन अपने बाप को तो नहीं खींच सकते पूरी तरीके से। तो इसलिए खींचने का प्रयास तो करता है। तो खींचेगा क्या? जो पृथ्वी का हल्का चीज़ होगा, पृथ्वी का जो हल्की सतह होगी वही तो खींचेगी। अब पृथ्वी की हल्की सतह क्या है? जो इसमें नीला नीला दिख रहा है, जल। और जल ज़्यादा है, दिख रहा है ना, जल ज़्यादा है। अब स्थल मंडल तो खींचेगा नहीं, जल ही खींचेगा। तो जब चंद्रमा जो है अपने आकर्षण शक्ति से पृथ्वी के चीज़ों को, पृथ्वी के पदार्थ को अपनी तरफ आकर्षित करता है तो जलीय भाग खिंच जाता है, जलीय भाग खिंच जाता है, उसमें उभार उत्पन्न हो जाता है। जलीय भाग में क्या उत्पन्न हो जाता है? उभार। तो इसी जलीय भाग से उत्पन्न वो आकर्षण शक्ति से महासागरों में, सागरों में जो तरंगे उत्पन्न हो जाती हैं उसे ही क्या कहता है? ज्वार कहा जाता है। उसे ही क्या कहा जाता है? ज्वार कहा जाता है। अब कहीं का जल खिंच जाएगा, अब खींचेगा तो कहीं ना कहीं का जल तो जाएगा, किसी न किसी क्षेत्र का जल जाएगा। इधर का जल खिंच जाएगा, इधर का जल खिंच जाएगा, तो इधर क्या बन जाता है? यहाँ पर एक गड्ढा सा बन जाता है, जल में यहाँ पर एक गड्ढा सा बन जाता है। तो ये जो गहरा वाला भाग जल का होता है वो क्या कहलाता है? भाटा। वो क्या कहलाता है? भाटा। जो तरंग बनी, जो लहर बनी, ऊपर उठी हुई तरंग बनी, उसे क्या कहते हैं? ज्वार। ऐसे समझो, ये ऊपर उठा हुआ भाग क्या कहलाता है? ज्वार। और नीचे वाला भाग क्या कहलाता है? भाटा। ये ज्वार हो गया और ये क्या हो गया? भाटा। लेकिन हमारे साथ एक बच्चा पढ़ता था तो हमारे गुरुजी ने एग्ज़ाम लिया, टेस्ट लिया, उसमें प्रश्न दिया ज्वार भाटा किसे कहते हैं? तो उसने लिखा ज्वार की रोटी और भाटे की सब्जी। ये जब दोनों मतलब इंसान खाता है तो उसे ही ज्वार भाटा कहते हैं। ज्वार की रोटी बना करके और भाटे की सब्जी। भाटा मतलब बैगन, बैगन, ब्रिंजल। हाँ, भाटा कहते हैं ना, ब्रिंजल। और ज्वार, जैसे तुम्हारे यहाँ बाजरे की रोटी खाते हैं, ऐसे हमारे यहाँ जो है ज्वार होता है तो ज्वार की रोटी खाई जाती है। जौ नहीं, ज्वार। ज्वार जो है उसकी बाल ही जो होती है, जब भाई जो बाजरे की बाल है उसके बाल लंबे लंबे होते हैं, घने से होते हैं, उसमें दाने निकलते हैं। लेकिन जो ज्वार होता है उसके बाल जो है फैला होता है, उसका बाल फैला, दाने वैसे ही होते हैं। हाँ, चरी वरी जो होता है उसी टाइप से। तो चरी पत्तियाँ तो चारा के रूप में यूज़ कर देते हैं,
और उसमें दाने जो होते हैं वो मोटे अनाज में आता है। ये सब किस में आते हैं? मोटे अनाज में आते हैं। और मोटे अनाज आज हम लोग खाना बंद कर दिए, इसलिए मोटे होने लगे हैं। मोटा अनाज खाए इंसान तो पतला रहे, क्योंकि अब पतला अनाज खाते हैं तो इंसान मोटा होता जा रहा है। सब कुछ प्रकृति के विपरीत हो रहा है, उल्टा हो रहा है। पतला अनाज मतलब इतना ज़्यादा गेहूं को पीस देते हैं, पीसने के बाद फिर उसको चाल देते हैं, सब उसका जो रफेज है, सारा जो उसका मतलब चोकर है, वो सब निकाल देते हैं। और चोकर क्या करता है? हमारे शरीर के अंदर जा करके हमारे जो फैट्स हैं उनको रगड़ता है, घिसता है, घिस घिस करके निकाल देता है कि शरीर में फैट्स न जमा होने पाए। लेकिन हम सब चोकर ही निकाल देते हैं पूरा। और मोटे अनाज खाते ही नहीं, ज्वार बाजरे की रोटी खाते ही नहीं। तो जितना ज़्यादा रफेज वाला चीज़ होगा, जितना ज़्यादा मतलब दानों में जितना ज़्यादा उसका वो क्या कहते हैं, खोल होता है, आवरण होता है ना, जिसको क्या कहते हैं उसको, हाँ छिलका सहित अनाज खाओगे, छिलका सहित अनाज खाओगे तो वो क्या करता है? हमारे शरीर के जो है फैट्स को और उस तरीके से उसको रगड़ रगड़ करके घिस घिस करके जो है छीलता रहता है, निकाल देता है। और हम वो खाते नहीं भाई। अब ज़्यादातर रोटियां जो है शादी विवाह में नान रोटी खाते हैं। और नान रोटी काहे के बनता है? मैदा का बनता है। मैदा में तो चोकर एकदम नहीं रहता है। नहीं, हाँ तंदूरी रोटी, वही नान रोटी या तंदूरी रोटी है। हाँ भैंस खाती है ना, भैंस भाई। तो अब जो जानवरों को खिला रहे हैं वो हमको खाना चाहिए भाई, इंसानों को खाना चाहिए। तो लेकिन अब मोटे अनाज महंगे हो गए हैं, क्योंकि मोटे अनाज अब डॉक्टर रिकमेंड करते हैं बीमारों को, जिसको डायबिटीज़ हो गया या कुछ बीमारी हो गई, तो कहते हैं तुम जो है चने की, बेज़र की रोटी खाओ, तब सही रहोगे। पहले इंसान जो है जो मोटा अनाज खाता था उसको गरीब कहा जाता था, क्योंकि सस्ते आते थे। अब उल्टा हो गया है। अब मोटे अनाज कोई पैदा नहीं करता है तो मोटे अनाज की रेट ज़्यादा है, महंगा हो गया है। तो सब कुछ जो है चेंज सा होता जा रहा है। तो इस तरीके से जो है ज्वार और भाटा ये क्या है? सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति से, दोनों की आकर्षण शक्ति से, सिर्फ चंद्रमा के नहीं, सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति से पृथ्वी का जलीय भाग खिंच जाता है। पृथ्वी का जलीय भाग खिंच जाता है तो उसमें तरंग उत्पन्न हो जाती है। उसमें क्या उत्पन्न हो जाती है? तरंग उत्पन्न हो जाती है। तो उसे ही क्या कहते हैं? ज्वार भाटा कहते हैं। जो ऊपर उठा हुआ तरंग का भाग होता है वो ज्वार कहलाता है, और जो पानी जहाँ से हट जाता है उसे क्या कहते हैं? भाटा। जैसे ये हमारा क्या है? ये स्थल है और ये समुद्र है। ये क्या है? स्थल है और ये समुद्र है। भाई सागर का जो सी लेवल होता है एक समान होता है। सामान्य रूप से अगर पृथ्वी हमारी घूम नहीं रही होती, इस पर बाहरी आकर्षण नहीं होता सूर्य और चंद्रमा का, तो सी लेवल तो ऐसे ही होता है, एकदम कांस्टेंट होता है। जैसे हम तसले में परात में पानी भर लेते हैं, लोटे वगैरह में, तो उसका लेवल क्या होता है? बराबर होता है। लेकिन चूंकि पृथ्वी भी क्या कर रही है? अपने अक्ष पर घूम रही है। अब घूमती है तो इसमें एक बल उत्पन्न होता है, केंद्रापसारित बल। कौन सा बल? केंद्रापसारित बल, या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जैसे हम हाथ में ले करके मतलब एक रस्सी में एक वो बांधें, पत्थर बांधें, फिर इसको घुमाते रहें, पत्थर को रस्सी से घुमाते रहें, तो पत्थर क्या करे? पत्थर अब मतलब हमसे छूट करके बाहर जाने की कोशिश करेगा। जैसे ही हम रस्सी को छोड़ेंगे पत्थर भाग जाएगा बाहर। ऐसा तो नहीं पत्थर हमारी तरफ आएगा, वो तो भाग जाएगा। भागा क्यों? क्योंकि एक बल उत्पन्न हुआ हमारे घुमाने से पत्थर को। उस बल को कहा जाता है केंद्रापसारित बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। लेकिन एक बल और था जिसने धागे को, जो हमारे हाथ में था, हम घुमा रहे थे, तो एक बल और उत्पन्न हुआ कि धागे को हमारी तरफ बांध करके रखा। उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स से वो तो हमारे साथ बंध के रहा, और केंद्रापसारित बल वो क्रिया प्रतिक्रिया का जो नियम है फिजिक्स में वो काम करता है। जब एक जो है क्रिया का जो है होगी तो उसका प्रतिक्रिया भी होता है। तो जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे की तरफ मतलब आकर्षित होते हैं तो उसमें दोनों बल उत्पन्न होते हैं, केंद्रापसारित और केंद्राभिसारित बल, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल। तो पृथ्वी घूम रही है तो इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी उत्पन्न होती है। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जब उत्पन्न होगी तो जलीय भाग क्या होगा? वो पृथ्वी से बाहर जाने का प्रयास करेगा, पृथ्वी से बाहर जाने का प्रयास करेगा। तो तीन कारक उत्पन्न होते हैं, तीन कारक ऐसे बनते हैं जिसके कारण हमारी पृथ्वी का जो जल है वो खींचता है, बाहर की तरफ खींचता है। दो तो हो गए सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण, सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण। और तीसरा क्या हो गया? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करना, घूमना, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। तो उस घूर्णन के कारण भी
जलीय भाग बाहर निकलने का प्रयास करता है। तो अब इसलिए जो अब यहाँ पे ये ऊपर उठेगा जलीय भाग, तो इस तरीके से इसका लेवल जो होगा जल का वो ऐसे चला जाएगा, जल का लेवल ऐसे चला जाएगा। तो ये वाला भाग कहलाएगा ज्वार। और ये वाला जल कहीं से तो जाएगा ना, ऐसा तो है नहीं कि अपने आप मतलब जल उठ गया और जो है ये कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ का जल खींचेगा, इसके पीछे वाला जल, इसके बराबर वाला जल क्या हो जाएगा, खींच जाएगा। तो यहाँ एक ट्रफ बन जाएगा, ये लेवल अब यहाँ आ जाएगा, पानी का लेवल यहाँ तक आ जाएगा, मतलब इसके नीचे आ जाएगा। तो ये गड्ढा सा बन जाएगा जल में। तो इसको क्या कहा जाता है, भाटा। इसको क्या कहा जाता है, भाटा। अंग्रेजी में कहते हैं इब, अंग्रेजी में इसको कहते हैं इब, और ज्वार को अंग्रेजी में कहते हैं टाइड। तो टाइड एंड इब बन जाता है। ज्वार क्या हो गया, एक्चुअली खिंचा हुआ, ऊपर की तरफ खिंचा हुआ जलीय भाग, और भाटा क्या हो गया, धसा हुआ जलीय भाग। जहाँ पे गड्ढा बन जाता है जलीय भाग में वो क्या हो गया, भाटा हो गया। तो वैसे लेकिन मोस्टली सी लेवल एक इस तरीके से कांस्टेंट है। सामान्य तौर पे सी लेवल क्या होता है, बराबर होता है। सामान्य तौर पे सी लेवल बराबर होता है, लेकिन समुद्र में जो है इस तरीके से घटनाएं घटित होती हैं तीन शक्तियों के कारण, सूर्य के आकर्षण और चंद्रमा का आकर्षण, और तीसरा है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करना। पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन करने से कौन सा बल उत्पन्न होता है, केंद्रापसारित बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन सा बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इसके कारण जो है ज्वार की उत्पत्ति होती है। अब देखो ज्वार जब आता है पृथ्वी पर तो इसके दो प्रकार होते हैं मोस्टली, दीर्घ ज्वार और लघु ज्वार। दीर्घ ज्वार और लघु ज्वार। तो यहाँ हमारा टॉपिक दीर्घ ज्वार और लघु ज्वार समझने के लिए हम लोग ग्रहण देखते हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। आपने सुना होगा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। ग्रहण का मतलब क्या होता है, ग्रहण का मतलब होता है किसी चीज़ को ढक लेना, किसी चीज़ को ढक लेना, तो उस पर ग्रहण लग जाता है। उस पर क्या लग जाता है, ग्रहण लग जाता है, यानी किसी चीज़ को ग्रहण कर लेना। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कोई व्यक्ति जा रहा है और उसके सामने एक बड़ा ऑब्जेक्ट आ जाए तो उसको ढक लेगा ना, छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा ऑब्जेक्ट, यानी या फिर वो पूरा दिखाई नहीं देगा, यानी ग्रहण कर लिया। उसको क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। ग्रहण मतलब उसको ढक लिया, चबा लिया, खा लिया, ग्रहण कर लिया। तो इस तरीके से ग्रहण होता है। इक्लिप्स बोलते हैं ग्रहण को, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स और जो है चंद्र ग्रहण, मून इक्लिप्स। तो इस तरीके से लूनर इक्लिप्स, मून नहीं लूनर। चंद्रमा को लूनर भी बोलते हैं, चंद्रमा को अंग्रेजी में मून तो बोलते ही हैं, और दूसरा नाम क्या है, लूनर। तो लूनर इक्लिप्स और जो है सोलर इक्लिप्स। तो यहाँ पर हम लोग इक्लिप्स की बात करेंगे। ग्रहण से कैसे देखते हैं, दीर्घ ज्वार आता है। अब ये सूर्य है, ये क्या है, सूर्य है, ठीक है। और ये हमारी पृथ्वी है, ये क्या है, हमारी पृथ्वी है। और मान लेते हैं इसी के बीच में चंद्रमा आ जाए, क्या आ जाए, चंद्रमा आ जाए। अब सूर्य से, यहाँ से तो तरंग जा रही है, सूर्य से क्या जा रही है, तरंग जा रही है इस तरीके से, प्रकाश, तरंग मतलब यहाँ प्रकाश जा रही है। अब ये बीच में जो है एक छोटा सा ऑब्जेक्ट आ गया चंद्रमा, तो ये क्या कर लेगा, सूर्य को ढक लेगा, सूर्य को ढक लेगा। जैसे अब ये ढकेगा किससे, किसके सापेक्ष में, पृथ्वी पर। हम यहाँ खड़े हैं, हमारे सामने क्या आ जाए, चंद्रमा आ जाए, तो पूरा सूर्य दिखाई देगा हमको, नहीं दिखाई देगा। लेकिन पूरी तरीके से इसको ढक नहीं पाता है, क्योंकि सूर्य क्या है, बड़ा है, चंद्रमा से काफ़ी बड़ा है, तो इसलिए पूरा नहीं ढक पाता है। अब ये पृथ्वी हमारी यहाँ पर है और इधर जो है चंद्रमा आ गया, और यहाँ पे हम खड़े हैं और हम सूर्य को देखने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सूर्य को किसने ढक लिया, चंद्रमा ने। तो सूर्य पर क्या लग गया, ग्रहण लग गया। सूर्य पर क्या लग गया, ग्रहण लग गया। तो इसको कहते हैं सूर्य ग्रहण। इसको क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण। यही हम लोग सूर्य ग्रहण देखते आ रहे हैं। तो सूर्य ग्रहण यही चीज़ है, क्या है, मोस्टली जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए। लिखने के लिए अगर कोई चीज़ लिखेंगे जब शब्दों में, तो क्या लिखेंगे, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ जाए, चंद्रमा आ जाए, यानी एक समानांतर रेखा में आ जाए, एक समानांतर रेखा में आ जाए। और कंडीशन क्या होनी चाहिए, चंद्रमा बीच में आ जाए। तो चंद्रमा जो है सूर्य को ढक लेता है, चंद्रमा सूर्य को ढक लेता है। अब मान लेते हैं यहाँ से खड़े हैं और इतना ढका चंद्रमा ने। अब चंद्रमा भी चल रहा है, गति कर रहा है ना, तो इतना ढका, इतना भाग तो नहीं दिखाई देगा सूर्य का, लेकिन हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं सूर्य ग्रहण को। वैसे तो सूर्य को भी अभी सुबह तो देख लेते हो,
लेकिन उसके बाद जब सूर्य तेज चमकने लगे तो आप देख लो, सूर्य को आंख उठा करके देख सकते हो क्या? आंख फोड़ देगा तुम्हारे, तुरंत अंधा कर देगा जैसे देखोगे। और सूर्य ग्रहण में क्या करते हैं हम लोग, मतलब इतनी दिलचस्पी होती है कि लाओ देखें वास्तव में क्या नज़ारा है। तो वैज्ञानिक कहते हैं ऐसे मत देखना, डेली तो देखते नहीं हूँ, और अब तुम देखने की कोशिश कर रहे हो, चश्मा लगाने लग काला वाला, नहीं तो आँख जो है फोड़ देगा वो। बहुत खतरनाक किरणें आती हैं, एक्सरे वगैरह आता है, आपका एक्सरे कर देगा सूर्य। तो इसलिए जो है हम लोग काला चश्मा लगा करके या फिर मतलब उस तरीके से फिल्म कोटेड जो है, ब्लैक फिल्म कोटेड लगा के देखते हैं। तो उससे जो है हमको ये दिखाई देता है कि इतना जो है चंद्रमा ने क्या कर लिया, सूर्य को ढक लिया। तो ये क्या हो गया, अर्ध सूर्य ग्रहण हो गया, आधा आधा दिखाई दे रहा है सूर्य। और कभी कभी क्या ये अब ये घूमते घूमते चंद्रमा जो है यहाँ पर आ जाए, घूमते घूमते चंद्रमा कहाँ आ जाए, अब सूर्य को पूरा तो ढक नहीं पाएगा, अब ये कहाँ आ जाए, यहाँ पर आ जाए, और हम पृथ्वी पर खड़े हैं, हम पृथ्वी पर खड़े हैं। तो इसके चारों तरफ वाला भाग सूर्य का दिखाई देगा, सूर्य का चारों तरफ वाला भाग दिखाई देगा, बीच वाला भाग नहीं दिखाई देगा। और जब इस तरीके का नज़ारा आ जाए, दिखाई देने लगे, तो ये पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। पूरा सूर्य ढक लिया गया, लेकिन पूरा इसलिए मतलब पूरी तरीके से सूर्य इसलिए नहीं खत्म हुआ क्योंकि चंद्रमा क्या है, छोटा है। तो ये बाहर का भाग इतना अच्छा लगता है देखने में, जैसे आपने डायमंड रिंग देखी होगी, क्या देखी होगी, डायमंड रिंग। डायमंड चमकता है, हीरे की अंगूठी, और चारों तरफ हीरा जड़ा हुआ है इस तरीके से, तो ये रिंग जैसा दिखाई देता है। क्या, रिंग, अंगूठी जैसी। और भी कौन सी अंगूठी, डायमंड की अंगूठी जैसी दिखाई देती है। तो इसीलिए इसको जो है डायमंड रिंग बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डायमंड रिंग। और ये जो स्थिति जो बनती है इसको बोलते हैं किरीट। क्या बोलते हैं, किरीट या कोरोना। एक कोरोना तो अभी आया जिसने दुनिया भर में तहलका मचा दिया, कोरोना तो पहले से ही था। जो सूर्य ग्रहण हो रहा था, जब सूर्य ने पूरी तरीके से, वो चंद्रमा ने पूरी तरीके से सूर्य को ढक लिया, तो उसके चारों तरफ वाला भाग जो है बड़ा सुनहरा हो गया, बहुत अच्छा देखने में लग गया, तो वो किरीट बन गया, कोरोना बन गया, ऐसी घटना। और इसको बोलते हैं डायमंड रिंग की घटना। तो ये बहुत सुंदर देखने को में लगता है। तो ऐसा ग्रहण बहुत रेयर होता है, ऐसा ग्रहण बहुत रेयर देखने को मिलता है। और ये ग्रहण जो देखने को मिलेगा, ये कौन सी स्थिति होगी, आपने सुना होगा अमावस्या की रात और पूर्णिमा की रात, सुना है ना, अमावस्या की रात और पूर्णिमा की रात। तो ऐसी घटना घटित होती है अमावस्या की रात को। कौन सी रात को, अमावस्या की रात को। अब अमावस की रात कैसी होती है, अमावस की रात कैसी होती है, काली रात होती है। अमावस की रात कैसी होती है, काली रात होती है, क्योंकि चांद पूरी है, इविल डेविल, हाँ डेविल कहते हैं, इविल डेविल, शैतानी रात। उसमें अगर ऐसे रात में मतलब चांद पूरी तरीके से छुप जाता है। भाई चांद की कलाएं लगभग 28 दिन की होती हैं, मैंने बताया ना 28 दिन लगते हैं उसको अपने अक्ष पर घूमने में और पृथ्वी का चक्कर लगाने में। तभी एक जो पखवाड़ा होता है 14 दिन का होता है। 14वीं का चांद हो तुम, एक गाना है ना, 14वीं का चांद हो तुम या आबताब हो, है ना एक गाना। तो 14वीं का चांद जो है इसलिए गाना बनाया गया है क्योंकि 14 दिन का क्या होता है, पखवाड़ा होता है, और पखवाड़ा चांद पे ही होता है। पखवाड़ा मतलब पक्ष बोलते हैं, हाँ, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो इसलिए जो है अमावस की रात जो होती है उसमें क्या होता है, चांद हमारी पृथ्वी से दिखाई नहीं देता है, चांद हमारी पृथ्वी से दिखाई नहीं देता है। अब धीरे धीरे करके जो है दिखना शुरू हो जाएगा। जैसे अभी ईद था, तो ईद कब मनाया गया, जब चांद थोड़ा सा दिखा, चांद दिखा। चांद दिखने से पहले वाला दिन क्या रहा होगा, अमावस रही होगी। क्या रही होगी, अमावस्या रही होगी। तो अमावस की रात जो होती है उसमें चांद पृथ्वी पर दिखाई नहीं पड़ता है, इसलिए जो चांद की रोशनी है पृथ्वी पर नहीं आती है, इसलिए पृथ्वी पूरी तरीके से पृथ्वी पर अंधकार छा जाता है, रात में कालिमा छाई रहती है, काली रात होती है। तो अमावस वाली रात को सूर्य ग्रहण देखने को मिलेगा। नहीं, सूर्य ग्रहण कब लगेगा, अमावस वाली रात में लगेगी सूर्य ग्रहण। भाई यहाँ पे तुम खड़े हो और चंद्रमा इधर है, तो तुमको चंद्रमा दिखाई देगा क्या, नहीं दिखाई देगा। तो यही स्थिति है। तो इस तरीके से अमावस वाली रात, अब ये जो स्थिति होती है इसको बोलते हैं जो है युति बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, युति, कंजक्शन, अंग्रेजी में बोलते हैं कंजक्शन। कंजक्शन मतलब जोड़ना, कंजक्शन मतलब
जोड़ना। किसको जोड़ रहा है? चंद्रमा जोड़ रहा है सूर्य और पृथ्वी को जोड़ रहा है। तो ये युति स्थिति हो जाती है ये। और अगर कोण बनाओगे तो ये कौन से डिग्री का कोण बनेगा? 180 डिग्री का कोण बनेगा। कौन से कोण बन रहा है? 180 डिग्री का कोण बना। अब यहाँ पर पृथ्वी पर चंद्रमा भी खींच रहा है और सूर्य भी खींच रहा है। दोनों मिलकर के पृथ्वी को अपनी तरफ खींचने का प्रयास कर रहे हैं। तो जब दोनों मिलकर, दोनों की शक्ति लग रही बराबर, तो पृथ्वी पे जो जलीय भाग है वो काफ़ी ऊंचा उठ जाएगा। पृथ्वी का जलीय भाग काफ़ी ऊंचा उठ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर काफ़ी ऊंचा उठा भाग होगा। तो कौन सा ज्वार आएगा? दीर्घ ज्वार आएगा। कौन सा ज्वार आएगा? दीर्घ ज्वार आएगा। कौन सा ज्वार आएगा? दीर्घ ज्वार आएगा। तो इस तरीके से ये स्प्रिंग टाइड, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको स्प्रिंग टाइड, दीर्घ ज्वार। कौन सा ज्वार? दीर्घ। और जल कहाँ से उठा? यहाँ से जल खींच गया। कहाँ से खींच गया? यहाँ से जल खींच गया। तो यहाँ पर क्या आ गया? भाटा। यहाँ पर क्या आ गया? भाटा। अब इस पे समझो, इधर चंद्रमा है और यहाँ का जल इसने खींच लिया, यहाँ का जल इसने खींच लिया, मान लेते हैं यहाँ से। और यहाँ का जल कहाँ खींच करके आया? कहाँ से? इधर वाला जल, इधर वाला जल खींच करके आया, तभी तो यहाँ से जल ऊपर उठा। ऐसा तो है नहीं कि जल कहीं से अलग से आएगा ऊपर उठने के लिए। भाई जितना समुद्र है, जितना पानी है जल का, उसी में से तो जल खींचेगा। तो यहाँ का जल खींचेगा और ये जल चंद्रमा के आकर्षण से ऊपर आ जाएगा। लेकिन साथ में पृथ्वी हमारी घूम भी रही है, पृथ्वी हमारी घूम भी रही है। तो इसके पीछे भी एक ज्वार आएगा, इसके पीछे भी एक ज्वार आएगा। तो एक ज्वार इसके पीछे आता है। एक ज्वार कहाँ आता है? इसके पीछे भी आता है। अब ये चंद्रमा की प्रतिक्रिया समझ लो, चंद्रमा की प्रतिक्रिया और पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का घूर्णन। भाई ये खींचने का तो प्रयास कर रहा था, तो सामने वाला भी खींचा और इसके पीछे वाला भी जल भी खींचा। कौन से फोर्स के कारण? पृथ्वी के घूर्णन के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण। तो पीछे भी क्या आएगा? ज्वार आएगा। पीछे भी क्या आएगा? ज्वार आएगा। और ज्वार कैसा होगा? दीर्घ ज्वार। ज्वार कैसा होगा? दीर्घ ज्वार। तो यहाँ भी ज्वार आया दीर्घ ज्वार, और यहाँ भी दीर्घ ज्वार आया, और यहाँ का जल खींच गया। तो ये क्या हो गया? दोनों तरफ भाटा। इधर भी भाटा हो गया और इधर भी भाटा हो गया। तो भाटा क्या हो गया? यहाँ पर जो जलीय भाग खींच करके चला गया, तो यहाँ जो सी लेवल था उससे लेवल क्या हो गया? समुद्र का नीचे हो गया। तो समुद्र का नीचे लेवल हो गया, इसलिए इसको क्या कहा गया? भाटा। तो ये कौन सा ज्वार हो गया? दीर्घ ज्वार। ये कौन सा ज्वार हो गया? दीर्घ ज्वार। और कब हुआ? सूर्य ग्रहण वाले दिन। कब हुआ? सूर्य ग्रहण। और रात कैसी थी? अमावस की रात। कौन सी रात थी? अमावस की रात थी, यानी न्यू मून था। अंग्रेजी में अमावस को क्या बोलते हैं? न्यू मून। अब चंद्रमा नया दिखाई देगा, तभी इसको न्यू मून बोलते हैं। अमावस के बाद चंद्रमा जो है धीरे धीरे करके अपना कला, अपना रूप दिखाना शुरू कर देता है। यानी चंद्रमा बाल की तरीके से, इस तरीके से दिखेगा, हल्का सा ऐसे दिखेगा, फिर धीरे धीरे करके बढ़ता जाएगा इसका आकार। अब किसी दिन इसके लिए एक अलग से पीरियड लेंगे, तो चंद्र कलाओं के बारे में पूरा बताएंगे। चंद्रमा की जो उसकी कलाएं हैं विभिन्न प्रकार की, तो उसको पूरा समझा देंगे, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। पूरा चंद्र कला, फिर उससे आप अपना जो है पूरा कैलेंडर बना सकते हो। चंद्र कलाओं के आधार पे तुम कैलेंडर समझ सकते हो, चंद्र दर्शन के आधार पे। तो इस तरीके से ये जो है अमावस की रात होती है, न्यू मून होता है। और पूर्णिमा को फुल मून बोलते हैं। पूर्णिमा को क्या बोलते हैं? फुल मून। आपने देखा होगा पूर्णिमा वाले दिन चंद्रमा पूरा दिखाई देता है, चंद्रमा पूरा दिखाई देता है। और रात जो होती है दूधिया सी होती है। रात कैसी होती? दूधिया सी। तो चंद्रमा जब पूरा दिखाई देता है, तो जब ताजमहल जैसे क्या है? संगमरमर का बना है, सफ़ेद है। अब मान लो सफ़ेद कपड़ा पहन के पूर्णिमा में निकल जाओ खूब चमकता हुआ, तो भूत जैसे नजर आओगे, सफ़ेद सफ़ेद भूत जैसा दिखाई देगा। तो ऐसे ही ताजमहल को देखने के लिए जो है पूर्णिमा वाले दिन लोग जाते हैं, और महंगा टिकट लगता है। उस समय रात में ताजमहल को खोला जाता है पूर्णिमा वाले दिन, तो उस दिन सरकार खूब कमाई करती है, लोग खूब देखते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, दूधिया सी रोशनी से दिखाई देता। तो ये जो है क्या हो गया? सूर्य ग्रहण। ये क्या हो गया? सूर्य ग्रहण वाले समय जो है क्या आएगा? दीर्घ ज्वार आएगा। अब एक स्थिति और बनती है दीर्घ ज्वार की। अब ये चंद्रमा चूंकि घूम रहा है, पृथ्वी का क्या लगा रहा है? चक्कर लगा रहा है, पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। अब घूमते घूमते कहाँ आ जाएगी चंद्रमा? चंद्रमा आ जाएगी इसके पीछे, इसके पीछे, पृथ्वी से पीछे साइड में, इधर आ गई, माने सूर्य से इस साइड में। लेकिन स्थिति अभी क्या है? पैरेलल है ना, समानांतर है। स्थिति क्या है? समानांतर है। तो 180 डिग्री का ही तो कोण बन रहा है। 180 डिग्री, एक रेखा खींच दो, कितने डिग्री की होती है? 180 डिग्री की। तो 180 डिग्री की ही कोण बन रही है। अब यहाँ चंद्रमा ने पृथ्वी को अपनी तरफ खींचने का प्रयास किया, तो जलीय भाग खींचेगा, जलीय भाग खींचेगा, तो यहाँ भी क्या आएगा? दीर्घ ज्वार आएगा।
और इधर सूर्य भी खींच रहा है और दूसरा पृथ्वी हमारी अपने अक्ष पर घूम रही है। तो उसके कारण जो है पृथ्वी का पीछे वाला भाग यानी जिस तरफ चंद्रमा है उसके पीछे वाला भाग भी ऊपर जल भाग खींचेगा, तो दीर्घ ज्वार यहाँ भी आएगा और दीर्घ ज्वार यहाँ भी आएगा। स्प्रिंग टाइड, दीर्घ ज्वार को क्या बोलते हैं? स्प्रिंग टाइड। यहाँ भी आएगा स्प्रिंग टाइड, यहाँ भी, और भाटा तो यहाँ आ ही रहा है, भाटा यहाँ आ ही रहा है। तो ऐसी स्थिति को बोलते हैं व्युति। क्या बोलते हैं? व्युति। हिंदी में बोलते हैं इसको व्युति। अब व्युति कैसे याद रखोगे? चंद्रमा का वियोग हो गया, चंद्रमा का क्या हो गया? वियोग हो गया। किससे? सूर्य से। सूर्य से बेचारी जो है अलग कर दी गई, सूर्य से अलग हो गई, तो ये स्थिति क्या बन गई? व्युति। अंग्रेजी में बोलते हैं अपोजिशन, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको अपोजिशन। अपोजिशन पार्टी में बैठ गई, सूर्य से अलग होकर के कहाँ चली गई? अपोजिशन में चली गई, तो ये हो गया जो है व्युति। क्या हो गया? व्युति। युति हमने किसको कहा था? जब चंद्रमा सूर्य और चंद्रमा जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाए। अब जो है पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ गई। अब इसने जो है पृथ्वी ने इसकी छाया को रोक लिया, किस पे जाने पर? चंद्रमा पर जाने पर। चंद्रमा पर जाने पर इसकी छाया को रोक लिया, तो कौन सा ग्रहण लगेगा? चंद्र ग्रहण लगेगा। तो ऐसी स्थिति में एक ग्रहण लगता है जिसको बोलते हैं चंद्र ग्रहण, लूनर इक्लिप्स। लूनर इक्लिप्स लगेगा क्योंकि चंद्रमा पे जो छाया सूर्य की पहुंच रही थी, मतलब वो सूर्य पे जो प्रकाश पहुंच रही थी, तो उस प्रकाश को किसने रोक लिया? पृथ्वी ने रोक लिया। तो इसलिए ग्रहण लग गया किस पर? चंद्रमा पर लग गया। तो इसको कहते हैं चंद्र ग्रहण। और ऐसे ग्रहण जो होता है वो कब होता है? पूर्णिमाओं में होता है। ऐसा ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा में लगता है। फुल मून जब होता है, फुल मून में लगता है। तो ये स्थिति क्या कहलाती? व्युति, अपोजिशन की स्थिति। कौन सी स्थिति? अपोजिशन, व्युति। अब दोनों मिला करके शब्द कहलाता है युति व्युति। दोनों मिला करके कौन सा शब्द बोलते हैं? युति और व्युति। युति और व्युति दोनों जब शब्द मिला लेते हैं तो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं सिजगी। क्या बोलते हैं? सिजगी, सिजगी या सिजगी। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको, युति व्युति को क्या? सिजगी। तो सिजगी कौन सी स्थिति है? जब पृथ्वी पर क्या आएगा? दीर्घ ज्वार आएगा। पृथ्वी पर क्या आएगा? दीर्घ ज्वार आएगा। कौन सी स्थिति में? युति और व्युति से। और दोनों युति और व्युति को कंबाइंड रूप से क्या कहते हैं? सिजगी। क्या कहते हैं? सिजगी। युति व्युति को यानी कंजक्शन और अपोजिशन। कंजक्शन क्या हो गया? युति, अपोजिशन क्या हो गया? व्युति। युति और व्युति यानी चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण दोनों में पृथ्वी पर कौन सा ज्वार आता है? दीर्घ ज्वार, स्प्रिंग टाइड। पृथ्वी पर कौन सा ज्वार आएगा? स्प्रिंग टाइड या दीर्घ ज्वार आएगा। कब आएगा? सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण वाले दिन। और सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण वाले दिन अब स्थिति क्या होती है? जो है तीनों ब्रह्मांडीय पिंड, पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक लाइन में होते हैं। कौन सी रेखा में होते हैं? एक रेखा में होते हैं, समानांतर रेखा में होते हैं। समानांतर रेखा में होते हैं। कब? सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण वाले दिन, जिसको हम क्या कहते हैं? युति और व्युति वाली स्थिति, सिजगी वाली स्थिति। समझ गए कि नहीं? नहीं समझे तो फिर से समझाऊं। तो ये जो है पूर्णिमा और चंद्रमा वाले दिन ये स्थिति बनती है। न्यू मून और फुल मून वाले दिन कौन सी स्थिति बनती है? दीर्घ ज्वार की। हम ज्वार पढ़ रहे हैं ना, तो कौन सा ज्वार आता है? दीर्घ ज्वार आता है, स्प्रिंग टाइड आता है। कौन सा ज्वार आता है? दीर्घ ज्वार आता है। अब एक स्थिति बनेगी तो उसमें कौन सा ज्वार आएगा? लघु ज्वार आएगा। अब लघु ज्वार कब आएगा? अब ये चंद्रमा जो है ये चक्कर लगा ही रहा है, पृथ्वी का चक्कर लगा ही रहा है। तो ऐसा तो है नहीं कि यहीं रहेगा यहीं रहेगा। ये घूमते घूमते किसी दिन इधर भी आ जाएगा, किसी दिन इधर भी आ जाएगा ना। कौन? मून, चंद्रमा घूमते घूमते इधर आ जाएगा। अब कौन सा कोण बना रहा है? ये समकोण बना रहा है, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। कौन सा कोण बना रहा है? समकोण बना रहा है 90 डिग्री का। तो इसको बोलते हैं समकोणिक स्थिति। कौन सी स्थिति? समकोणिक स्थिति, क्वाड्रिलेटरल सिचुएशन बनता है। अब यहाँ पर जो है ज्वार तो आएगा पृथ्वी पर ज्वार तो आएगा, क्योंकि सूर्य अपनी आकर्षण शक्ति लगा रही है और चंद्रमा अपनी आकर्षण शक्ति, दोनों अलग अलग लगाए रहे हैं। दोनों जब एक सीधी रेखा में थे तो दोनों की शक्ति क्या थी? बराबर तो नहीं थी, कंबाइंड थी, संयुक्त थी। दोनों की शक्ति संयुक्त थी। सूर्य की शक्ति ज़्यादा है लेकिन दूरी ज़्यादा है, पृथ्वी से इसकी दूरी ज़्यादा है, तो उतनी शक्ति नहीं लगा रही थी। लेकिन अब चंद्रमा बेचारी अकेली हो गई, चंद्रमा बेचारी अकेली हो गई समकोणिक स्थिति में। तो यहाँ पर पृथ्वी पर ज्वार तो आएगा
मतलब उसकी जो है तरंगे तो उत्पन्न होंगी लेकिन इतनी ऊंची नहीं होंगी, इतनी ऊंची नहीं होंगी, तो उसको कहेंगे लघु ज्वार। उसको क्या कहेंगे? लघु ज्वार। अंग्रेजी में कहते हैं नीप टाइड। क्या कहते हैं अंग्रेजी में? नीप टाइड, लघु ज्वार। अंग्रेजी में कहते हैं इसको नीप टाइड। तो नीप टाइड की स्थिति कब आएगी? चंद्रमा की दो स्थितियां होती हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। अभी नाम याद रखो, पूरी सिचुएशन हम बता देंगे। 2800 कलाएँ जो है 2800 दिन की चंद्रमा की पूरी स्थिति एक एक दिन की एक दिन बता देंगे पूरी क्लास में। तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष वाले दिन ये चंद्रमा पृथ्वी सूर्य की स्थिति क्या होती है? समकोणिक होती है। 90 डिग्री का कोण बनता है। समकोण को क्या बोलते हैं? 90 डिग्री का कोण। समकोणिक स्थिति में पृथ्वी पर कौन सा ज्वार आता है? लघु ज्वार, नीप टाइड आता है। कौन सा टाइड? नीप टाइड, लघु ज्वार आता है। और ये जो तिथि होती है सप्तमी और अष्टमी वाली तिथि होती है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के सप्तमी और अष्टमी वाली तिथि। कौन सी तिथि? सप्तमी और अष्टमी। आप घरों में अपने माओं को, बुजुर्गों को देखा होगा गिनते हुए, आज सप्तमी है, आज अष्टमी है, गिनते हैं ना। तो वो चंद्र दर्शन के आधार पे ही, चंद्र कैलेंडर के आधार पे ही गणना करते हैं। भाई अब हमारा जो हम जो ग्रेगोरियन कैलेंडर से हम लिखते हैं, आज तारीख कितनी है? 9 तारीख है। तो ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है, ये सूर्य दर्शन पर है। ये हमारा जो कैलेंडर किस पे है? सूर्य पंचांग पे है, सौर पंचांग पे है। लेकिन हमारे घरों में पुरखों ने जो है जो पंचांग उनको याद था वो कौन सा था? चंद्र दर्शन के आधार पे था। और मुस्लिम्स के त्यौहार चंद्र दर्शन पर चलते हैं उनके, ठीक है। तो इस तरीके से जो है कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष के सप्तमी और अष्टमी वाले, या तो सप्तमी पड़ेगी या अष्टमी पड़ेगी, उस दिन पृथ्वी पर क्या आएगा? लघु ज्वार आएगा। पृथ्वी पर क्या आएगा? लघु ज्वार। अब आप कहोगे कि तो ज्वार तो रोज आते हैं, रोज। अब ऐसी स्थिति में तो रोज आएंगे नहीं, लेकिन रोज आते हैं ज्वार। क्या आते हैं? रोज। अब ऐसा तो नहीं कि चंद्रमा जो है सिर्फ यहीं है या यहीं होगी। भाई चंद्रमा तो चक्कर लगा रही पृथ्वी का, कभी यहाँ होगी, कभी यहाँ होगी, कभी यहाँ होगी, इस तरीके से होगी। ये तो एक स्थिति, सिचुएशन बताई लघु ज्वार और दीर्घ ज्वार की। और पृथ्वी ऐसा तो है नहीं कि घूर्णन करना बंद कर देगी, रोज घूम रही है, निरंतर घूम रही है। तो ज्वार तो डेली आते हैं, ज्वार तो डेली आते हैं, लेकिन 24 घंटे में ज्वार जो है 2 ही बार आते हैं। 24 घंटे में ज्वार 2 बार आते हैं। कितने बार आते हैं? 2 बार आते हैं। एक ज्वार तो इधर आ गया और एक ज्वार इधर आ गया। अब चंद्रमा घूमते घूमते जो है जब इसके सामने आएगा, अब चंद्रमा बहुत स्लो घूम रहा है, चंद्रमा बहुत स्लो घूम रहा है। अपने अक्ष पर भी 28 दिन में लगभग घूमती है और पृथ्वी का भी चक्कर लगभग 28 दिन में लगाती है। तो इसके कारण मतलब लगभग 26 मिनट देरी से जो है ज्वार आता है। जैसे आज कितने बज रहे हैं? मान लेते हैं आज अभी 9 बज रहे हैं, आज अभी 9 बज रहे हैं। तो अब जो अगला ज्वार आएगा वो आएगा 12 घंटे 26 मिनट बाद, 26 मिनट लेट आएगा। 12 घंटे 26 मिनट बाद उसी स्थान पर 12 घंटे 26 मिनट बाद दूसरा ज्वार आएगा। कौन सा ज्वार आएगा? दूसरा ज्वार। और यहाँ भाटा है, यहाँ तो ज्वार आया, यहाँ पर क्या आया? ज्वार आया। और यहाँ भी ज्वार आया और यहाँ भाटा है, ठीक। अब इसमें 6 घंटा 13 मिनट का अंतर होता है। एक ज्वार और एक भाटे के बीच में कितना अंतर होता है? 6 घंटा 13 मिनट का। कितने समय का अंतर होता है? 6 घंटे 13 मिनट। और यहाँ पर भी एक ज्वार और एक भाटे के बीच कितना अंतर हो गया? 6 घंटा 13 मिनट। और 6 घंटा 13 मिनट को जब जोड़ोगे दोनों तो कितना हो जाएगा? 12 घंटा 26 मिनट। तो एक ज्वार यहाँ आया, एक ज्वार यहाँ आया, दोनों ज्वार के बीच कितना अंतर हो गया? 12 घंटा 26 मिनट का अंतर हो गया। दोनों ज्वार के बीच कितना अंतर हो गया? 12 घंटा 26 मिनट। और ये अंतर क्यों हो रहा है? क्योंकि चंद्रमा बहुत स्लो घूम रही है। जैसे चंद्रमा घूम रही है वो वाला पृथ्वी का वो वाला स्थान क्या हो जाएगा? आगे निकल जाएगा। पृथ्वी तो तेजी से घूम रही है, पृथ्वी तो तेजी से घूम रही है, लेकिन जैसे यहाँ पर ज्वार आया, इस स्थान पे ज्वार आया, अब पृथ्वी अपने अक्ष पर बहुत तेजी से घूम रही है, तभी तो 24 घंटे में घूम जाती है। और चंद्रमा बेचारी जो है 27-28 दिन में घूम पाती है। तो ये वाला स्थान आगे निकल जाएगा और चंद्रमा रह जाएगा यहीं। चंद्रमा कहाँ रह जाएगा? यहीं। तो ये अब जब दोबारा इस स्थान पे जो है चंद्रमा जब पहुँचेगा तो समय लग जाएगा उसको 12 घंटे 26 मिनट का। तो इसीलिए प्रश्न आता है कभी कभी कि 2 ज्वार के बीच, पृथ्वी पर 2 ज्वार आते हैं 24 घंटे में। ये दिमाग में कंसेप्ट बिठा लो। पृथ्वी पर जो समुद्र है, समुद्रीय जल में 24 घंटे में कितने ज्वार आते हैं? 2 ज्वार। उसी स्थान पर, मतलब जी इस स्थान पे मान लेते हैं ये है प्रशांत महासागर। इस स्थान पर ज्वार अभी आया 9 बजे,
फिर दूसरा ज्वार कब आएगा? 12 घंटे बाद, तो 26 मिनट लेट आएगा। 12 घंटे बाद यानी कितना बज रहा होगा? 12 घंटे का मतलब हो गया, मान लो 8 बज रहा है, तो 20 बजकर 26 मिनट पर 12 घंटे बाद मतलब 20 घंटे, मतलब 20 बजकर 26 मिनट। 20 बजे का मतलब हो गया 8 बजकर 26 मिनट रात में। सुबह अभी आया 8 बजे और रात में 8 बजकर 26 मिनट पे यहीं पर फिर से ज्वार आएगा, इसी स्थान पे फिर से ज्वार आएगा 12 घंटे 26 मिनट बाद। आप समझ गए? तो ये प्रश्न आता है इसलिए बता रहा हूँ। और भाटा और ज्वार के बीच 6 घंटे 13 मिनट का अंतर होता है, क्योंकि भाटा तो क्या हो गया, उस स्थान से जल को लेके गया है, उस स्थान से जल को लेके गया, खींच गया है वहाँ से, तो वहाँ क्या बन गया? ट्रफ बन गया, गड्ढा बन गया। जो सी लेवल है, सी लेवल से नीचा तल हो गया, सी लेवल से तल क्या हो गया? नीचा हो गया, वहाँ का जल खींच गया। तो इस तरीके से ये जो है ज्वार भाटा हम लोगों ने यहाँ पर समझा। हमारी पृथ्वी पर अब प्रश्न यहाँ पर आते हैं कुछ, जो है कि पृथ्वी की कुछ ऐसी संरचना है, पृथ्वी पर हमारी जो ये तट हैं बड़े अजीब तरीके से हैं, कटे फटे हैं ना, अजीब तरीके से तट हैं। तो इनके अंदर एक स्थान है आपका जो साउथहैम्पटन, वो है आपका इंग्लैंड में। वहाँ पर 4 बार ज्वार आते हैं, 24 घंटे में 4 बार ज्वार आते हैं। इंग्लैंड का देखो, यहाँ ये है इंग्लैंड हमारा, ये क्या है? इंग्लैंड का नक्शा। यहाँ पर साउथहैम्पटन, यहाँ पर क्या है? साउथहैम्पटन। और इधर है चैनल, कौन सा चैनल? इंग्लिश चैनल। ये यूरोप है, आप नक्शे में देख लेना, ठीक है, नक्शे में देख लेना। यहाँ यूरोप है और यहाँ इंग्लिश चैनल है। तो एक बार जो है इधर उत्तरी सागर है, इधर है अटलांटिक महासागर। एक बार इधर से ज्वार आता है, एक बार इधर से ज्वार आता है। तो साउथहैम्पटन में जो है 24 घंटे में कितनी बार ज्वार आता है? 4 बार आता है। 24 घंटे में 4 बार आता है, तो ये ध्यान रखना। और एक खाड़ी है फंडी की खाड़ी, एक खाड़ी है फंडी की खाड़ी जो कि अमेरिका में है। नक्शे में देखो, नक्शा वैसे मैं उसमें डाल दूंगा जो है यूट्यूब में, तो वहाँ पे जब देखोगे तो सही दिख जाएगा। यहाँ पर मैं बनाता हूँ यूएसए, यहाँ पर क्या बनाता हूँ? यूएसए, ठीक। यहाँ पर है फंडी की खाड़ी, यहाँ पर क्या है? फंडी की खाड़ी। तो फंडी की खाड़ी में सबसे ऊंचा ज्वार आता है। कौन सा ज्वार आता है? सबसे उच्च ज्वार आता है। फंडी की खाड़ी में क्या आता है? सबसे उच्च ज्वार आता है। तो ये प्रश्न आते हैं कभी कभी कि पृथ्वी पर सबसे उच्च ज्वार कहाँ आता है? फंडी की खाड़ी में आता है, क्योंकि इसकी बनावट ऐसी है कि इस तट से टकराएंगी तरंगे तो और ऊंचे उठ जाती हैं, तट से टकरा करके तरंगे और ऊंचे उठ जाती हैं। तो फंडी की खाड़ी जो कि यूएसए में है, अमेरिका में है, वहाँ पर सबसे ऊंचा ज्वार आता है। इसी प्रकार से भारत में जो है ये वाला तट है गुजरात का, ठीक। तो इस वाले तट पे भी जो है थोड़ा सा अमूमन जो है ऊंचा ज्वार आता है, क्योंकि यहाँ से तरंगे टकरा करके और ऊंची हो जाती हैं, लेकिन सबसे ऊंचा आता है फंडी की खाड़ी में। तो इस तरीके से ये जो है कुछ फैक्ट्स थे ज्वार भाटा से संबंधित। अब पहली बार में थोड़ा सा समझने में दिक्कत हुई होगी कि समझ गई। एक ज्वार के बारे में तो टाइम टेबल होता है, दूसरे के बारे में क्यों ना होता है? मतलब लघु बारे में दीर्घ में होता है। सभी में आता है भाई, लघु दीर्घ। मतलब जैसा कि एक आता है 12 घंटा 26 मिनट, तो दूसरा कब आता है? दूसरा आएगा उसी के बाद 52 मिनट बाद आएगा। 26 मिनट डिले हो जाएगा तो 52 मिनट हो जाएगा ना। 24 घंटा 52 मिनट बाद आएगा, ऐसे जोड़ते जाओ। तभी तो चंद्रमा के हिसाब से जो बनाते हैं, जो क्या कहते हैं पंचांग बनाते हैं, तुम्हारा त्यौहार बनता है। अब इसमें तुम एक दिन जोड़ते चले जाओ कि हर जो है 26 मिनट में हर 26 मिनट जोड़ते चले जाओ, तो एक दिन ऐसा आएगा कि वो रिपीट हो जाएगा उसी दिन जो है। इसीलिए जो है तुम्हारा कभी मुहर्रम का त्यौहार कभी गर्मियों में पड़ता है और कभी सर्दियों में पड़ता है, वो यही कारण है। और यही घटना हमारी जो है ज्वार भाटा के साथ भी घटित होती है। भाई 26 मिनट जोड़ते जाओगे तो एक दिन ऐसा आ जाएगा कि सेम डे उसी समय एक ही समय में, मतलब एक ही समय में जैसा 8 बजे अभी ज्वार आया तो कुछ समय बाद में, अभी ये कैलकुलेशन करना तो समय निश्चित निकल आएगा, मतलब एक एक्यूरेट समय निकल आएगा। तो इतना गणितीय हमको गणना करने की ज़रूरत नहीं है। ये याद रखो कि हर 26 मिनट बाद में 12 घंटे 26 मिनट बाद में दूसरा ज्वार आता है। लेकिन उसमें अब अगला 26 जोड़ोगे तो 24 घंटा 52 मिनट हो जाएगा, फिर अगला 12 घंटे 26 मिनट जोड़ोगे तो और कुछ टाइम और हो जाएगा। तो ऐसे करके टाइम बढ़ता चला जाता है, ठीक है। तो ये है स्थिति उसकी। इसको आप और समझने के लिए
कैलकुलेट कर सकते हो, गणना कर सकते हो। इसे जोड़ते चले जाओ। 12 घंटा 26 मिनट हो गया। फिर अगला ज्वार कब आएगा? 12 घंटा 26 मिनट बाद आएगा। तो 12 मतलब 12 24 हो गया, ये 52 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 52 मिनट बाद आएगा। फिर इसमें फिर जोड़ दो 12 घंटे 26 मिनट। तो ये जोड़ते चले जाओ इस तरीके से, तो टाइम बदलता चला जाएगा। टाइम क्या हो जाता है? बदलता चला जाएगा। आप समझ गए ये चीज़? तो इस तरीके से जो है ये यहाँ पर पूरा ख़त्म हो गया।